आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार। आशा करते हैं मेरा परिवार स्वस्थ होगा, मस्त होगा और अपना ध्यान रख रहा होगा। कहानी सुनाने से पहले मैं आप लोगों से कुछ कहना चाहती हूँ। मेरा चैनल नया है, आप लोगों के प्यार की, सपोर्ट की बेहद ज़रूरत है। पूनम जो दिखने में उतनी सुंदर नहीं रहती है। पूनम के पिता जो कि खेती बाड़ी करते थे, खेती बाड़ी करके अपने परिवार का पेट पाल रहे थे। पूनम 5 बहनों में सबसे बड़ी होती है, इसलिए पूनम के पिता कमलेश तिवारी सोचते हैं जल्द ही बिटिया के हाथ पीले कर दिए जाएं। लेकिन पूनम देखने में सुंदर नहीं रहती है, इसलिए कोई भी उसे पसंद नहीं करता है। जितने भी लोग आते हैं सब यह कहकर चले जाते हैं हमें लड़की पसंद नहीं आई। इधर पूनम के जो पिता रहते हैं ना, ज़्यादा उनका पैसा खर्चा हो जाता है। जाहिर सी बात है, जब लड़के वाले आ रहे हैं तो खाने पीने का, हर चीज़ का पूरा इंतजाम करना होता है। एक हफ्ते में ना जाने कितने लड़के वाले आते हैं और पूनम को देख करके चले जाते, लेकिन कोई भी पूनम को पसंद नहीं कर रहा था। पूनम के पिता परेशान रहने लगे थे और सोच में पड़ गए कि आखिर अब उनकी बिटिया का क्या होगा। पूनम अपने पिता के साथ खेतों में भी काम किया करती थी, इस वजह से उसका जो रंग रहता है वो एकदम ढक जाता है। पूनम के शरीर की रचना भी कुछ इस प्रकार होती है, एकदम बेसुडौल होती है, इसलिए जब भी कोई पूनम को देखता है तो उसे वो बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। पूनम के पिता दहेज देने को तैयार रहते हैं और कहते हैं आपको दहेज में जो भी चाहिए हम वो सब पूरा करेंगे। लेकिन पूनम के पिता कमलेश का कोई भी मान नहीं रखता है। ऐसे ही सब कुछ चलता रहता है। एक परिवार जो पूनम को पसंद कर लेता, क्योंकि पूनम के पिता नगद 5 लाख रुपया देने को तैयार हो गए थे, इसीलिए जो लड़के वाले रहते हैं वो एक बार में ही पूनम को पसंद कर लेते हैं। बड़े ही धूमधाम से पूनम की शादी उमेश से हो जाती है। पूनम अपने ससुराल चले जाती है। शुरू में सब कुछ एकदम अच्छा रहता है। ससुराल में किसी भी चीज़ की कोई दिक्कत नहीं होती है। पूनम का पति उमेश कारोबारी रहता है, वो ज़्यादातर बाहर ही रहा करता है। पूनम के सास ससुर रहते हैं और घर में 3 ननद रहती हैं। तीनों छोटी रहती हैं, पढ़ाई कर रही होती हैं, इसलिए अभी उनका विवाह नहीं हुआ होता है। कहते हैं कि दूर के ढोल सुहाने लगते हैं। एक कहावत तो आप लोगों ने जरूर सुनी होगी। ऐसा ही कुछ पूनम के साथ होता है। 1-2 महीने तक तो सब कुछ ठीक रहता है, सही रहता है, लेकिन इसके बाद ससुराल वाले पूनम को दहेज के लिए प्रताड़ित करने लगते हैं और पूनम को बार बार परेशान करने लगते हैं। वो कहते हैं एक तो तुम दिखने में इतनी खराब हो, बेसुडौल हो, तुम्हारे शरीर का कोई भी अता पता नहीं चलता है, कोई भी अंग कहीं भी भाग रहा होता है। ये जो तुम्हारा मोटापा है तुम इसे कम करो। पूरे समाज में, पूरे पटीदार में हम लोगों की कितनी बुराई हुई, कितना थू थू हुआ, लेकिन इसके बाद भी हम लोगों ने तुम्हें रखा। उमेश तो बार बार कहता रहा कि हम इस लड़की से शादी नहीं करेंगे, लेकिन तुम्हारे ससुर जी दहेज के लालच में आकर के तुम्हारे जैसी लड़की से शादी कर लिए। जब से तुम हमारे घर में आई हो तब से उमेश का जो बिजनेस है वो भी ठप हो गया है। तुम हमारे लिए अभिशाप ही साबित हो रही। एक तो तुम्हारे पिता जो नगद देने को कहे थे उसमें से केवल वो 1.5 लाख रुपए ही दिए थे और बोले थे बाकी नकद बाद में दे देंगे, लेकिन शादी को 2 महीना हो गया है, तुम्हारे पिता ने अभी तक वो पैसे नहीं दिए हैं। पूनम कहती है मैं अपने पिता से बात करूंगी। पूनम अपने पिता को फ़ोन लगाती है और कहती है पिताजी जो बाकी बचे पैसे थे वो मेरे ससुराल वालों को भिजवा दीजिए, मेरे ससुराल वाले पैसे मांग रहे हैं। जब ये बात कमलेश तिवारी सुनते हैं तो उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। बचा हुआ पैसा अपनी पत्नी के इलाज में लगा देते हैं। उनकी पत्नी एम्स में भर्ती रहती हैं। दिल्ली जैसे बड़े शहरों में रहना और रह करके वहाँ पर इलाज करना इतना आसान नहीं होता है। फिर भी कमलेश तिवारी हिम्मत करते हैं। हिम्मत करने के बाद वो दिल्ली में ही रहकर अपनी पत्नी का इलाज कर रहे होते हैं। उनकी पत्नी को ट्यूमर हो जाता है। जब ये बात पूनम सुनती है तो वो रोने लगती है। इतनी बड़ी बात पिताजी ने हमसे छुपा रखी, पिताजी हमें पराया कर दिए। अगर पिताजी हमें अपना समझते हैं तो इतनी बड़ी बात जरूर बताते हैं। इसके बाद पूनम फ़ोन रख देती है। उसे कुछ भी समझ में नहीं आता है। एक तरफ मेरी माँ है जो एम्स में भर्ती है, दूसरी ओर ये ससुराल वाले मुझसे पैसे मांग रहे हैं, मैं क्या करूँ, मैं इतने पैसे कहाँ से लाऊं। इसके बाद पूनम जो अपना जेवर रहता है, हार रहता है, उसे बेच देती है। हार बेचने के बाद उसे केवल 1 लाख रुपए मिलता है। वो अपने सास के हाथ पर लाकर रख देती है। कुछ दिन तक तो सास का मुंह बंद रहता है, लेकिन 1 महीने बाद सास कहने लगती हैं बाकी बचे पैसे तुम अपने पिता से मांग लो, वरना अच्छा नहीं होगा।
पूनम कहती, मम्मी जी आप हमें थोड़ा समय दीजिए, मेरी मम्मी दिल्ली के एम्स अस्पताल में भर्ती हैं। ये कहते हुए वो रोने लगती है। लेकिन सास जो होती हैं वो पूनम को ना तो चुप ही कराती हैं और ना ही कुछ कहती हैं, क्योंकि सास तो आखिर सास ही होती है। सास कहा किसे गया है। पूनम रोते हुए अपने कमरे में चली जाती है। पूनम का जो पति उमेश होता है वो अब ना तो पूनम से बात ही करता है और ना ही अब घर ही आता है। उमेश को गए हुए 1.5 महीना हो जाता है, लेकिन 1.5 महीने में उमेश का कोई भी अता पता नहीं चलता है। उमेश का नंबर भी स्विच ऑफ बताता है। इधर पूनम परेशान रहने लगती है। उसे मानसिक तौर पर प्रताड़ित किया जाता है, टॉर्चर किया जाता है। वो बहुत ज़्यादा बीमार पड़ जाती है। लेकिन जो उसके ससुराल वाले होते हैं वो बार बार उसे पैसों के लिए, दहेज के लिए प्रताड़ित करते रहते हैं। वो कहते हैं ना तो तुम्हारे पापा ने शादी में हमें गाड़ी ही दी, ना ही फ्रिज, वॉशिंग मशीन, कुछ भी नहीं दिया है, केवल कुछ पैसे दे करके तुम्हें विदा कर दिए थे। बताओ हम तुम्हें अपने घर पर रखें या नहीं। इस पर पूनम कहती है, मम्मी जी मेरी माता दिल्ली के एम्स अस्पताल में भर्ती हैं, इसलिए जितना भी पैसा था वो सब कुछ उनके इलाज में लग गया। आप कुछ महीनों का समय दे दीजिए। जैसे ही पापा मम्मी को लेकर घर लौटेंगे, मम्मी की तबीयत ठीक हो जाएगी, पापा आपके बचे हुए पूरे पैसे दे देंगे। लेकिन जो सास है वो कुछ भी सुनना नहीं चाहती है। इधर जो उमेश है उसका नंबर भी 1 महीने से बंद बता रहा होता है। पूनम को अपने पति की चिंता होती है और उसे कुछ शंका भी होती है कि आखिर क्या बात है। हमारे पति ना तो 1 महीने से फ़ोन ही करते हैं और ना ही घर ही आ रहे हैं। इस पर वो किसी तरीके से अपने नंदों से उमेश का पता लेकर के कानपुर पहुंच जाती है। जब वो कानपुर पहुंचती है वहाँ पर फ्रेंड्स लॉज रहता है। फ्रेंड्स लॉज में जब वो जाती है, पूछती है यहाँ पर उमेश रहते हैं। वहाँ के लोग बताते हैं कि हाँ, अंदर ही जो आप कमरा देख रही हैं वो उमेश का है। पूनम जाती है, दरवाज़ा खटखटाती है, लेकिन दरवाज़ा नहीं खुल रहा होता है। कुछ समय बाद दरवाज़ा खुलता है, लेकिन दरवाज़ा एक औरत खोलती है। जब एक औरत को दरवाजे पर पूनम देखती है तो उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। वो पूछती है, आप कौन हैं? औरत कहती है, हम नीलम हैं। पूनम कहती है, कौन नीलम? तो वो कहती है, हम उमेश की पत्नी हैं। जैसे ही पूनम ये बात सुनती है तो उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। वो अंदर घुस जाती है। जब अंदर घुसती है, उमेश को आपत्तिजनक अवस्था में देख करके उसके होश उड़ जाते हैं। उमेश जिसके शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं रहता है। उमेश भी जब अपनी पत्नी पूनम को देखता है तो दंग रह जाता है कि आखिर पूनम इतनी दूर कानपुर कैसे पहुंच आई और उसको यहाँ का पता किसने दे दिया। पूनम उमेश पर चीखने चिल्लाने लगती है और कहती है, आप कानपुर में रह करके यही सब कर रहे थे ना, तो आप घर पर पैसा ही भेजते थे और ना ही फ़ोन करते थे। आपका नंबर भी बंद बता रहा था। जब ये बात उमेश सुनता है तो उसे गुस्सा आ जाता है और कहता है, तुमसे मेरा कोई रिश्ता नहीं है। अब तुम्हारी बेहतरी इसी में है कि तुम मुझे तलाक दे दो, मैं भी तुम्हें तलाक दे रहा हूँ। ये जो लड़की देख रहे हो नीलम, ये मेरी प्रेमिका है और मैं इससे प्रेम करता हूँ। ये देखने में बहुत सुंदर है, एकदम छरहरी है, पतली है, दुबली है, गोरी है, अंगारी है, इसके बाल भी लंबे हैं। तुम्हारे तो परकट्टे हैं, तुम्हारे तो बाल है एकदम छोटे हैं। मुझे छोटे बालों वाली औरतें बिल्कुल पसंद नहीं, लेकिन माता पिता के कहने पर दहेज के लालच में मैंने तुमसे शादी कर ली। मैंने सोचा तुम दिखने में चाहे सुंदर हो या ना हो, लेकिन तुम्हारे पिता तो 5 लाख रुपए कैश देंगे और दहेज में पूरा सामान देंगे। लेकिन तुम्हारे पिता ने ना तो एक फूटी कौड़ी दी और ना ही दहेज में कुछ भी दिया, इसलिए मैं तुम्हें ज़्यादा नहीं रख सकता और मैं तुम्हें तलाक दे रहा हूँ। जैसे ही पूनम ये सुनती है उसके होश उड़ जाते हैं और वो नीलम पर बरस पड़ती है। दोनों में हाथापाई होने लगती है। जब उमेश ये देखता है तो वो भी अपनी प्रेमिका का साइड लेता है और पूनम को पीटने लगता है। दोनों पूनम को धक्के मार करके वहाँ से निकाल देते हैं। पूनम रोते बिलखते अपने ससुराल पहुँचती है। लेकिन जैसे ही वो ससुराल पहुँचती है तो ससुराल वाले भी कहते हैं, अब तुम्हारा यहाँ पर क्या काम है, मेरे बेटे ने तो तुमको तलाक दे दिया है, और कह करके वो दरवाज़ा बंद कर लेते हैं। पूनम को कुछ भी समझ नहीं आता है। उसकी आंखों के सामने एकदम अंधेरा छा जाता है। वो लड़खड़ाने लगती है, किसी तरीके से खुद को संभालती है। संभालने के बाद वो वहाँ से चली जाती है। इसके बाद वो अपनी एक दोस्त के पास जाती है, पूरी बात बताती है। कुछ दिन वहाँ रहती है। दोस्त कहती है, मैं एक होटल में काम करती हूँ, वहाँ पर वेटर हूँ, अगर तुम कहो तो वहाँ पर तुम्हारी जॉब लगवा सकती हूँ। इस पर पूनम कहती है,
ठीक है, मेरे पास भी कोई सहारा नहीं है, मेरी मम्मी भी एम्स अस्पताल में भर्ती हैं। अगर मुझे काम मिल जाएगा तो मैं अपने पिताजी की कुछ मदद कर पाऊंगी। इसके बाद पूनम और उसकी दोस्त उस होटल में वेटर का काम करने लगती हैं। होटल का मालिक अच्छा होता है और पूनम को अच्छे खासे पैसे देता है और कभी भी सैलरी नहीं काटता है और टाइम पर पैसे देता है। पूनम अब 20,000 रुपये अपने पापा को भेजती है और कुछ पैसे अपने पास रखती है। अब पूनम के जीवन में खुशियां ही खुशियां रहती हैं, सब कुछ अच्छा रहता है। पूनम अपने दोस्त के ही साथ रहती है। दोनों सहेलियां जब मन करता है, जितना मन करता है, घूमती रहती हैं, एकदम आज़ाद रहती हैं। ना तो उनके कोई आगे रहता है ना पीछे रहता है, ना ही कोई रोकने वाला ना ही कोई टोकने वाला। सब कुछ एकदम मस्त रहता है, अच्छा रहता है। लेकिन एक दिन होटल में पूनम के साथ कुछ ऐसा होता है, पूनम को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता। पूनम देखती है उसका तलाकशुदा पति उमेश हाथों में दारू की बोतल लिए हुए अपने दोस्तों के साथ अंदर आ रहा है। लेकिन उमेश स्टाफ को धक्का मारते हुए अंदर चला आता है। स्टाफ भी कुछ नहीं कहते हैं क्योंकि उमेश बिजनेसमैन रहता है, इसलिए वो कुछ भी नहीं बोलते हैं। इसके बाद उमेश ऑर्डर देने के लिए वेटर को बुलाता है, लेकिन वहाँ पर कोई भी नहीं रहता है। और जैसे ही पूनम अपने पति उमेश को देखती है, वो पीछे मुड़ करके दौड़ते हुए अंदर जाने लगती है। लेकिन उमेश जोर जोर से आवाज़ें देने लगता है, कहता है ऑर्डर लिख लीजिए। अरे बेटर कहाँ भागे जा रहे हो, ऑर्डर तो लिख लो। लेकिन पूनम नहीं सुनती है। इस पर पूनम के बास ये सब देख रहे होते हैं और पूनम को आवाज़ देते हैं कि जाओ ऑर्डर लो। पूनम अपने बॉस के कहने पर मजबूरी में उमेश के पास जाती है। उमेश का और उसके दोस्तों का ऑर्डर लेने लगती है। उमेश नशे में धुत रहता है, लेकिन जैसे ही वो अपनी नज़रें उठाता है, पूनम को ऑर्डर बोलता है, तो उसके होश उड़ जाते हैं। वो अपनी तलाकशुदा पत्नी को अपनी आंखों के सामने देखता है, वो भी वेटर के रूप में, तो उसे विश्वास ही नहीं होता है। लेकिन वो कुछ नहीं कहता है क्योंकि उसके सामने उसके दोस्त बैठे रहते हैं। वो अपनी बेइज्जती नहीं करवाना चाहता है। उसकी तलाकशुदा पत्नी वेटर है, अगर ये बात किसी को पता चल गई तो बड़ी थू थू हो जाएगी और दोस्तों में नाक कट जाएगी, इसलिए वो कुछ नहीं कहता है। इसके बाद वो पूनम को ऑर्डर लिखवाता है। पूनम ऑर्डर लेकर आती है, लेकिन उसमें वो कैंडल लाना भूल जाती है। उमेश के दोस्त फटकारते हैं, कहते हैं बेटर हो, तुम अपनी औकात से ज़्यादा ही उड़ रही हो। तुम्हें पता नहीं है आज उमेश भाई का जन्मदिन है। भैया के जन्मदिन पर तुम मोमबत्ती ही लाना भूल गई, बताओ अब जन्मदिन कैसे मनाएंगे। उमेश के सभी दोस्त पूनम पर चिल्लाने लगते हैं, लेकिन उमेश उन्हें शांत करा देता है। इसके बाद सभी दोस्त शांत हो जाते हैं और उमेश का जन्मदिन बड़े ही धूमधाम से मनाते हैं। खाने पीने के बाद सभी दोस्त वहाँ से चले जाते हैं। पूनम आती है, उमेश को बिल थमा देती है। लगभग 25,000 बिल होती है। उमेश अपनी पत्नी को पैसे देने लगता, लेकिन जैसे ही वो पैसा देता है, वो देखता है कि जो उसका मनी पर्स है वो उसके पॉकेट में नहीं है। वो घबरा जाता है, डर जाता है, बार बार अपना पॉकेट टटोलता है, लेकिन कहीं भी मनी पर्स नहीं मिलता है। करके जाने लगता है, लेकिन होटल का मालिक ये सब देख लेता है और वो आकर के उमेश को धड़ दबोचता है। उमेश कहता है कोई बात नहीं है, मैं पेटीएम से पूरा पैसा पे कर देता हूँ। गुस्सा आ जाता है क्योंकि इससे पहले ही उमेश और उमेश के दोस्त नशे में धुत रहते हैं। वो होटल की कई कुर्सियों को तोड़ देते हैं, इसलिए होटल का मालिक पहले ही गुस्से में रहता है और उमेश का मोबाइल ले करके रख लेता है और कहता है हम खूब समझते हैं तुम्हारे जैसे लोगों को, तुम्हारे जैसे लोग होटल वालों को बेवकूफ़ समझते हैं, खाते हैं पीते हैं और फिर दादागिरी दिखा करके निकल लेते हैं, लेकिन तुम्हारा पाला किसी और से पड़ा है। एक कह करके वो उमेश का मोबाइल लेकर के रख लेते हैं और कहते हैं चलो अब चल करके बर्तन मांजो। उमेश को भी कुछ भी समझ में नहीं आता। वो होटल के मालिक के कहने पर अंदर चला जाता है और बर्तन मांजने लगता है। लेकिन जब उमेश की पत्नी पूनम ये देखती है तो उसे बर्दाश्त नहीं होता है। वो आती है, उमेश के हाथों से बर्तन छीन लेती है और धोने लग। उमेश अपनी पत्नी पूनम से पूछता है मैंने तुम्हारे साथ इतना बुरा किया, फिर भी तुम मेरी मदद कर रही हो। पूनम कहती है इंसानियत ही हमारा सबसे बड़ा कर्तव्य होता है। आप जैसे भी थे लेकिन थे तो मेरे पति ही। इतना कहने के बाद अपने पति से कहती है मैंने आपका पूरा पैसा पे कर दिया है, अब आप जा सकते हैं। लेकिन उमेश वहाँ से नहीं जाता है, वो वहीं खड़ा रहता है। इसके बाद दोनों पति पत्नी होटल से बाहर निकलते हैं, आपस में बातें करते रहते हैं। होटल के बाहर ही आइसक्रीम वाला होता है। पूनम अपने पति को आइसक्रीम खिलाती है क्योंकि वो आइसक्रीम पूनम की और उसके पति की फेवरेट रहती है। फिर दोनों आपस में बात करते हैं। उमेश कहता है मैंने आपके साथ जो कुछ भी किया मुझे माफ़ कर दीजिए। मैंने आपके साथ जैसा किया था
भगवान ने मुझे भी इसी दुनिया में सब कुछ दिखा। जो मेरी प्रेमिका रहती है नीलम, वो भी मुझे छोड़ करके चली गई और उसने किसी और से शादी कर ली। अब मैं अकेला ही रहता हूँ। वो कहते हैं ना, बुरे कर्मों का अंजाम इसी दुनिया में भुगतना पड़ता है, और मेरे साथ भी वही हुआ। बिना कुछ कहे वो वहाँ से चली जाती। उमेश पूनम को जाता हुआ देखता रहता है। आशा करते हैं आप लोगों को यह पारिवारिक कहानी बेहद पसंद आई होगी। मेरे चैनल पर इस प्रकार की सच्ची कहानियाँ आती रहती हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिए। कमेंट बॉक्स में अपना और अपने शहर का नाम ज़रूर लिखिए, ताकि हमें पता चल सके हमारा वीडियो कहाँ से देखा जा रहा है और कहाँ तक पहुँच रहा है। कुछ मित्रों ने, साथियों ने अपना नाम लेने को कहा था। देहरादून से विक्की हैं, सालू हैं, राजू हैं, अंजलि यादव हैं। आप सभी लोगों का कमेंट करने के लिए बहुत धन्यवाद। पुणे से कविता हैं, रिंकी हैं, रंजू यादव हैं। आप सभी लोगों का कमेंट करने के लिए बहुत धन्यवाद। अलीगढ़ से रुस्खाना जी हैं, आफरीन सिद्दीकी हैं। आप सभी लोगों का कमेंट करने के लिए बहुत धन्यवाद। अगर आप चाहते हैं कि मैं अपने वीडियो में आपका और आपके शहर का नाम लूँ, तो कमेंट बॉक्स में अपना और अपने शहर का नाम ज़रूर लिखिए। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलते हैं आपसे किसी और सच्ची घटना में। तब तक के लिए आप अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए।